अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने कल पढ़ा था एफ़िशिएंसी और हम लोगों ने कुछ फ़्लो डायग्राम्स देखी थी एनर्जी कन्वर्जन की प्रोसेस की। एफ़िशिएंसी को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। एफ़िशिएंसी का मतलब क्या था कि कोई भी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो जो अमाउंट ऑफ़ एनर्जी हम देते हैं एज़ इनपुट और जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होता है, वो दोनों कभी भी सेम नहीं होते, ठीक है? मीन्स उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है, उसमें आपके रिक्वायर्ड आउटपुट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जो आपको नहीं चाहिए लेकिन वो उस प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है? तो उस प्रोसेस का हिस्सा होने की वजह से हमारे पास डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ गिवन इनपुट एंड रिक्वायर्ड आउटपुट। इसका मतलब कि हमारे पास यूजुअली मशीन्स की या कोई भी प्रोसेस जो है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ठीक है? और एफिशिएंसी हमें ये भी बताती है कि कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट जो है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज़ करके आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है? और हम अब ज़ाहिर है हमारे लिए एफिशिएंट टूल्स या एफिशिएंट मशीन्स कौन-सी होंगी जो कम से कम एनर्जी को यूटिलाइज़ करें और आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड आउटपुट दें। जैसे हमने यहाँ पे कल एग्ज़ाम्पल्स में देखा था कि इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपको 80 जूल्स आउटपुट आपका रिक्वायर्ड यूज़फुल आउटपुट दे रहा है और इनपुट उसका 100 जूल्स है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्पल्स। इसका मतलब आपके पास इन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम है और मिनिमम किसकी है? इलेक्ट्रिक लैंप की, जो आपको 100 जूल कंज्यूम करने के बाद सिर्फ आपका रिक्वायर्ड आउटपुट देता है 5 जूल। बाकी 95 जूल उसके क्या हो रहे हैं? ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है? तो हम इस ये जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन इनपुट और आउटपुट, इन दोनों को कंपेयर करके बताते हैं कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी क्या हो सकती है, ठीक है जी? आज जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ना है अपने चैप्टर का, वो है पावर। अब पावर का मतलब क्या होता है? अदर वर्ड्स में कहते हैं ताकत, ठीक है? फोर्स का मतलब यही होता है कि हम ज़ोर लगा रहे हैं, कितनी ज़ोर लगा रहे हैं, कितनी ताकत है। तो ताकत, पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ को रिलेट करती हैं, लेकिन पावर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि कोई भी एक काम है, ठीक है? 2 लोग करते हैं कोई एक काम। जैसे सपोज़ बर्तन धोने की आप एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? आप और आपकी कोई छोटी बहन है या आपसे बड़ी बहन है, आप लोग अगर बर्तन धो रहे हो, कोई एक बंदा बहुत जल्दी बर्तन धो लेता है, किसी को टाइम लग जाता है बर्तन धोने में। इसका मतलब क्या है कि जो जल्दी धो रहा है, उसमें उसकी पावर ज़्यादा है या वो ज़्यादा पावर लगा के वो काम कर रहा है, ठीक है? काम आप दोनों कर रहे हो, लेकिन काम कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है, वो टाइम ड्यूरेशन फ़र्क है, ठीक है? जैसे अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हो तो हाथ से कपड़े धोने का टाइम ज़्यादा होगा। अगर आप मशीन में धो रहे हो तो मशीन में कपड़े धोने का टाइम कम होगा। इसका मतलब काम दोनों वही है कपड़े धोने का। हाथ से भी कपड़े धुल रहे हैं, मशीन से भी कपड़े धुल रहे हैं। फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है कि टाइम ड्यूरेशन, एक प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग रहा है और एक प्रोसेस में टाइम कम लग रहा है, ठीक है? तो पावर बेसिकली आपको क्या बताती है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो किस रेट पे हो रहा है या किस ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है, वो पावर है, ठीक? जैसे कि आप खेल रहे हो, ठीक है? आपने रेस लगानी है, आप एक पॉइंट से भाग के दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो। एक बंदा वो डिस्टेंस जल्दी कवर कर रहा है, दूसरा बंदा उस डिस्टेंस को लेट कवर कर रहा है। इसी डिस्टेंस कवर जो जल्दी कर रहा है वो फर्स्ट आएगा और जो लेट करेगा ज़ाहिर है वो लेट कमर होगा या रनर अप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि काम दोनों सेम कर रहे हैं। फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है? पावर में आ रहा है। अब वो पावर आप किस चीज़ की बेस पे जज कर रहे हो? टाइम ड्यूरेशन की बेस पे, कि एक बंदा अगर सपोज़ 1 मिनट के अंदर भाग के आ रहा है और एक बंदे को 2 मिनट लग रहे हैं, तो 1 मिनट वाला जो है उसकी पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर जो 2 मिनट वाला होगा, ठीक है? बात समझ आ रही है? पावर, कोई भी काम करने जो कर रहे हो आप, उसकी पावर आप कितनी लगा रहे हो, ये ऐसे पता चलेगा कि वो काम करने के लिए आप कितना टाइम ड्यूरेशन कंज़्यूम कर रहे हो, ठीक है? तो पावर की आपके पास डेफिनेशन क्या बनेगी? पावर इज़ डिफाइंड एज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है? कि आप कितने रेट पे या कितने टाइम के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, बस वो आपकी पावर है, दैट्स इट। पावर कितने टाइम या कितने रेट पे, कितने ड्यूरेशन के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो, वो आपकी पावर है, ठीक है? तो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? ज़ाहिर है अब हम इसमें 2 चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं कि आप कितना काम कर रहे हो और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर रहे हो, या कितना टाइम आप ले रहे हो उस काम को करने के लिए, वो आपके पास होगा
पावर। तो हम पावर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जितना हमने काम किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया है उसके साथ, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास उस काम के लिए आपकी रिक्वायर्ड या आपकी लगाई हुई पावर होगी। ठीक है, तो सिंबल की फॉर्म में अगर हम लिखें तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा W/T। ठीक है, अब यहाँ पे W आपके पास हो जाएगा वर्क और T आपके पास हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि हमने शुरू में पढ़ा था कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अगर आपको याद हो, और हमने स्केलर क्वांटिटी किस बेस पे कहा था कि हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी बताते हैं, हम ये नहीं बताते कि हमने किस डायरेक्शन में किया। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी थी, जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते। तो सेम लाइक पावर भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि हमने इतनी पावर लगाई है, हम ये नहीं कहते कि हम इतनी डायरेक्शन में पावर लगाई है। ठीक है, पावर की एक और एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हो, जो रस्साकशी वाले गेम होती है। ठीक है, एक टीम इस साइड पे है, एक टीम इस साइड पे है, अब आपने रस्से को खींचना है, दोनों टीम्स काम तो सेम कर रही है, रस्से को खींचने वाला एक दूसरे ऑपोजिट साइड पे खींचना है। जो टीम पहले अपनी तरफ खींच लेगी रस्से को, वो टीम जो है विनर होगी। इसका मतलब जो टीम पहले खींच रही है रास्ते को अपनी तरफ, वो टीम जो है वो ज़्यादा पावर लगा रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर टीम। ठीक है, तो ये पावर की आपके पास एग्जांपल है, ये हो गया फॉर्मूला। उसके अलावा पावर जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद आ गया जी पावर का यूनिट। ठीक है, अब वर्क का यूनिट अगर आप रिकॉल करें, वर्क का यूनिट आपके पास क्या था, जूल था। फिर उसके बाद एनर्जी का यूनिट हमने पढ़ा था, एनर्जी का यूनिट भी आपके पास होता है जूल, जबकि पावर का यूनिट आपके पास होता है वॉट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमने 100 वॉट का बल्ब लगाया है, हमने 1000 वॉट का बल्ब लगाया है, तो ये हम बेसिकली क्या बताते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिक बल्ब की या एनर्जी सेवर की पावर बता रहे होते हैं कि वो कितनी जो वो काम कर रहा है उसकी काम करने के लिए उसको कितनी पावर चाहिए, वो उसकी पावर हम वॉट के थ्रू बताते हैं। ठीक है, तो वॉट कब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वॉट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। देखो, अब आप पहले पावर का फॉर्मूला देख लो कि पावर में हमने दो चीज़ों को देखना है, वर्क को देखना है, टाइम को देखना है। ठीक है, अगर मैं इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करूँ तो वर्क का यूनिट आपके पास क्या था, जूल था, जबकि टाइम का यूनिट हम स्टैंडर्ड क्या कंसिडर करते हैं, सेकेंड, मीन्स जूल पर सेकेंड। तो अब अगर मैं कहूँ कि पावर का यूनिट वॉट है, तो वॉट की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे मैंने आपको कहा था जूल में भी कि हम स्टैंडर्ड 1 यूज़ करेंगे। तो 1 वॉट आपके पास कब काम होगा, जब आप 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल काम करोगे, तो इसका मतलब जो पावर आप लगा रहे हो वो आपके पास होगी 1 वॉट। ठीक है, मीन्स आपके पास पावर किसी भी काम को करने की 1 वॉट कब है, जब आप 1 जूल काम करे हो 1 सेकेंड के अंदर, इसका मतलब जो पावर लग रही है वो आपके पास होगी 1 वॉट। ठीक है, द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वॉट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड के 1 जूल काम वो पर सेकेंड या 1 सेकेंड के अंदर कर रहा है। पर सेकेंड का मतलब ये है कि 1 सेकेंड के अंदर अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब कि उस बॉडी की पावर जो है आपके पास होगी 1 वॉट। ठीक है, अब पावर वॉट जो है, जैसे हमने जूल में पढ़ा था कि जूल के बिगर यूनिट्स आपके पास क्या थे, किलो जूल, मेगा जूल। सेम वॉट में भी आपके पास बिगर यूनिट्स भी हैं, एक आपके पास किलो वॉट होता है जिसको हम KW लिखते हैं, और एक आपके पास होता है मेगा वॉट जिसको हम MW लिखते हैं। अब KW में जाहिर है क्या हो जाएगा कि हम इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1000 वॉट्स, और मेगा वॉट में आपके पास क्या सिचुएशन होगी, 1 लाख वॉट्स। ठीक है, तो ये आपके पास बिगर यूनिट्स हैं। उसके अलावा एक छोटा यूनिट भी है हमारे पास वॉट का, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर। अब ये 1 हॉर्स पावर आपके पास किसके इक्वल होती है, ये आपके पास इक्वल होती है 746 वॉट के। तो ये है जी पावर का छोटा यूनिट हॉर्स पावर, जिसमें आपके पास 746 वॉट्स होते हैं। उसके अलावा आपके पास वॉट के बिगर यूनिट्स में किलो वॉट है, मेगा वॉट है। ठीक है, पावर को आप डिफाइन कैसे करोगे कि किसी भी बॉडी की पावर जो है वो आपको क्या बताती है कि वो बॉडी
कितने ड्यूरेशन के अंदर कोई भी काम को कंप्लीट करी है वो उसकी पावर है। अगर कोई बॉडी कम ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा काम करी है इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। अगर कोई बॉडी ज़्यादा ड्यूरेशन के अंदर कम काम करी है इसका मतलब उसकी पावर कम है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बेसिकली इज नोन एज पावर। अब आप उसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करो, टाइम कंज्यूम करने की बात करो या जिस तरह से भी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वर्क बाय टाइम। कितना काम करे हो, कितने टाइम के अंदर करे हो, वो आपके पास इक्वल है पावर के। यूनिट आपके पास क्या है, वॉट। वॉट मीन्स पावर आपके पास 1 वॉट कब होगी, जब आप 1 जूल काम करोगे 1 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब आपके पास उस बॉडी की पावर जो है वो 1 वॉट है। यूनिट्स आपके पास बिगर कौन कौन से हैं, किलो वॉट है, मेगा वॉट है, और एक आपके पास यूनिट हॉर्स पावर भी होता है जिसको हम HP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, हो गई एब्रीविएशन सारा कुछ। अब नेक्स्ट है कि आपने इसमें याद क्या करना है। यहाँ से मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें पावर भी आ जाएगा, साथ उसका फॉर्मूला भी आ जाएगा, और साथ यूनिट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करना है। आगे हम नेक्स्ट करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज मीन्स MCQs। अच्छा जी, अब हम लोगों ने नेक्स्ट करने हैं MCQs। मैंने मार्क भी किए हुए हैं, आप लोग साथ साथ इनको मार्क भी कर लीजिएगा। सबसे पहला MCQ है जी आपके पास, द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज। ठीक है, अब देखो ये बात मैंने आप लोगों को शुरू में बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की थी कि काम जब होता है तो 2 कंडीशंस हैं कि या तो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब ये था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, मीन्स ये पैरेलल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी कि आप फोर्स जो है वो किसी एंगल पे लगा रहे हो और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है बजाय इसके कि वो उसी डायरेक्शन में हो, वो उस डायरेक्शन में नहीं हो रही बल्कि और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रही है, एक एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास नॉट पैरेलल वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है कि या तो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगी या फिर नॉट पैरेलल होगी। अब इन केस ऑफ अगर आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल नहीं है तो उसमें भी ये कंडीशन थी कि कभी भी फोर्स 90 के एंगल पे काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल सीधा किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाओ और वो चीज़ आगे की तरफ मूव करे। ठीक है, तो इस केस में इसका मतलब क्या है कि कभी भी फोर्स 90 के एंगल पे काम नहीं करती बल्कि 90 के अलावा कोई और एंगल होगा तो काम करेगी। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 90। The work done will be zero when the angle between the force and distance is 90 कि वर्क डन आपके पास नहीं होगा जब आपके पास एंगल फोर्स और डिस्टेंस का क्या होगा 90 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी। अब ये भी वही चीज़ है, सिर्फ उन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी की या आपके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है अगर वो डायरेक्शन आपकी फोर्स के परपेंडिकुलर है तो काम कितना होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन काम 0 होगा। क्यों, परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल बन रहा है, जब 90 का एंगल बन रहा है ये परपेंडिकुलर कंडीशन है तो इसका मतलब काम आपके पास 0 होगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। अगर वेलोसिटी जो है बॉडी की उसको हम डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी जनाब 4 टाइम्स, डबल हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या था 1/2 mv²। अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रिवाइज करें Ke = 1/2 mv², यही फॉर्मूला था ना। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर आप वेलोसिटी जो है उसको डबल करे हो, ज़्यादा करे हो, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी। पहले से ही आपके पास वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर आप इसको मज़ीद डबल करे हो तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास होगा बिकम्स 4 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव ग्राउंड विल बी। अच्छा, अभी आपके पास एक शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप सिचुएशन है, आप सबसे पहले इसको डायसेक्ट करोगे। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg थ्रू अ हाइट। हाइट आ रही है तो हाइट में हम लोगों ने कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाइंड आउट करना है ऑफ 5 मीटर। अब 2 चीज़ें इसमें आपके पास गिवन है, मैस गिवन है, मैस है आपके पास 2 kg
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हाइट ऑफ 5 मीटर, मीन्स आपके पास हाइट गिवन है विच इज़ 5 मीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है कि कितना उसने काम किया है, ठीक है। तो वो मीन्स आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला आपके पास होता है mgh, जी आपके पास कांस्टेंट होता है विच इज़ 10। अब आप सीधा सीधा वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 10 20 और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। और साथ यूनिट आप आगे क्या लगाओगे, जाउल लगाओगे, क्योंकि एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या होता है, जाउल होता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 100 जाउल। अब ये 100 जाउल आंसर आपने कैसे निकाला है, बाय पुटिंग वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला mgh। और mgh किसका फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी का। हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट को कंसिडर कर रहे हैं। हाइट पे हमेशा कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass 2 kg is 25 joule, its speed is। अब देखो इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, और आपके पास मास गिवन है और आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv², ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास क्या कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जाउल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जाउल, किसकी, ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ठीक है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे 25, ठीक है, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, और मास है आपके पास 2, ठीक हो गया। और आपने v जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 25 जाउल, इट्स स्पीड इज, आपने मतलब स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या होगा, देखो वैल्यूज पुट कर लिए, ये 2 इसको कर देगा कैंसिल, सिचुएशन क्या बनेगी, 25 इज इक्वल टू v²। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसका ले लोगे स्क्वायर रूट, ठीक है। मैथ्स के रूल्स हैं सारे। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व होके बनेगा आपके पास 5, यहाँ पे आ जाएगा v। तो आपके पास आंसर आएगा, मीन्स के वेलोसिटी या स्पीड आपके पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो इसका आएगा वो होगा 5। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है डायरेक्टली, फोटो सेल कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे गलत लगा हुआ है, फोटो सेल होगा। हमने पढ़ा था पीछे सोलर सेल्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और सोलर सेल्स का अनदर नेम आपके पास क्या होता है, फोटो सेल। तो यहाँ पे आंसर आएगा फोटो सेल। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स। मीन्स आप बॉडी को हाइट पे लेके जा रहे हो, तो जो आप काम करोगे वो इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर आप एक्सप्लेन करोगे। जाहिर है इनमें से कौन सी होगी, हाइट पे हम क्या कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज। अब कोल में कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। यहाँ पे हम स्टोर्ड की बात करें हैं, यहाँ पे हम बढ़ने के प्रोसेस की बात नहीं करें। मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिक है या जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हो सकता है, उसमें फर्स्ट लेवल पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है जी। उसके बाद है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज। अब डैम है, पानी है, पानी कहाँ पे स्टोर होता है, डैम्स के केस में हाइट पे स्टोर होता है। इसका मतलब डैम के अंदर जो टाइप ऑफ एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है इन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन सी इज। सी क्या है मास एनर्जी इक्वेशन के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक हो गया। ये हो गए जी आज MCQs भी। अब नेक्स्ट रह गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ आपके पास रह गई है न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। अब काम ये है आपका कि आप लोगों ने इसको करना है याद, इसको कह रही हूँ पावर को, ठीक है, जो मार्क रहा है। MCQs करने हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं रफ, और मुझे आप लोग इनकी पिक्चर्स भेजेंगे कि आप लोगों ने ये किस तरह से सॉल्व किया है। जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल है, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।